हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं हूँ सी रिया अग्रवाल, योर एजुकेटर ऑफ सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनअकैडमी सीए फाउंडेशन प्रो में। तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों के एग्जाम बस आने ही वाले हैं, तो आपका फोकस जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर होगा उतना ज़्यादा बेटर आप लोगों के लिए रहेगा। इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस लेके आऊँ, जिससे कि आप क्या करोगे, इन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को मेरे साथ गो थ्रू करोगे और साथ में क्या करोगे, इनके आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। ठीक है। और साथ साथ में जो भी इनके रिलेटेड क्या होंगे, प्रोविजंस होंगे, जो भी रिलेटेड क्या होंगे, जो भी पार्ट होगा ना हमारे चैप्टर का, उस पार्ट का भी रिवीजन हम हैंड टू हैंड साथ साथ में करते जाएंगे। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। क्या दिखाई दे रहा है बताइए जल्दी जल्दी। लेक्चर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज predominance of bureaucracy and resulting inefficiency and delays which lead to corruption nepotism is a demerit of। तो हम कहते हैं बताइए जल्दी जल्दी, ब्यूरोक्रेसी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। साथ में हम कहते हैं रिजल्टिंग इन एफिशिएंसीज एंड डिले विच में लीड टू करप्शन रेड टेपिज्म। तो हम कहते हैं करप्शन बढ़ जाता है, रेड टेपिज्म इंक्रीज हो जाता है, ब्यूरोक्रेसी है, और ये सब चीज़ों की वजह से बताइए डिमेरिट किस चीज़ का है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का है, कंज्यूमर सोवेनिटी का है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी का है, या फिर हम ये कहते हैं ये जो हमारा डिमेरिट है इज अ नॉर्मेटिव इकोनॉमी। चलिए जल्दी से बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए इसका। हम कहते हैं बताइए रेड टेपिज्म, करप्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो करप्शन सबसे ज़्यादा होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में। कहाँ पे होता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी, बिकॉज सोशलिस्ट इकोनॉमी इज अ प्योरली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। तो यहीं सबसे ज़्यादा क्या होता है? करप्शन पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं, कंज्यूमर सोवरिटी नहीं, सोशलिस्ट इकोनॉमी बिल्कुल हाँ, इसका आंसर होगा हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी। आ रही है बात समझ में? अब देखिए कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बी और सी ऊपर नीचे कैसे हो गया। तो आपको बी और सी पे ध्यान नहीं देना, ए बी सी पे ध्यान नहीं देना, आपको केवल और केवल कंसेप्ट पे ध्यान देना है, जो कि है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कंज्यूमर सरप्लस इज। क्या होता है कंज्यूमर सरप्लस? जल्दी जल्दी बताइए। तो कंज्यूमर सरप्लस इज, सपोज दैट मैं कह रही हूँ कोई एक प्रोडक्ट है जो मेरे लिए कहती हूँ जो वैल्यू रखता है ना, जो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, वो एक प्रोडक्ट मुझे 100 रुपये का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। तो उस एक प्रोडक्ट के लिए मैं कितने पैसे खर्च करना चाहूँगी? 100 रुपये। साथ में उसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 80 रुपये केवल और केवल। तो एक्चुअल प्राइस कितना है? 80। वॉट आई विलिंग टू पे इज 100। तो जितने रुपए मैं देना चाहती हूँ माइनस जितने का वो एक्चुअल प्रोडक्ट है, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। यानी कि ये प्रोडक्ट मुझे सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है 100 रुपीज वाला, और इस प्रोडक्ट के लिए मुझे पे करने पड़ रहे हैं केवल और केवल 80 रुपये। यानी कि ये जो 20 रुपये एक्स्ट्रा है, ये 20 रुपये का एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन जो मुझे मिल रहा है, दिस इज व्हाट कंज्यूमर सरप्लस इज। यानी कि व्हाट आई विलिंग टू पे माइनस व्हाट आई एक्चुअली पे इज द कंज्यूमर सरप्लस। विलिंग टू पे मीन्स रेडी टू पे। तो बताइए इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए कहता है व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। ऑप्शन नंबर ए पढ़ के ही लग रहा है कि आंसर इसका क्या होना चाहिए? ए ही होना चाहिए, पर फिर भी हम जल्दबाजी नहीं करेंगे और साथ में सारे के सारे ऑप्शंस को रीड करेंगे। ऑप्शन नंबर बी कहता है नेसेसरीज एंड कंफर्ट्स नीडेड बाय अ कंज्यूमर। तो क्या ये कंज्यूमर सरप्लस होगा कि जो भी नेसेसरी या जो भी कंफर्ट कंज्यूमर ले रहा है? आंसर इज नो। सेकेंड वाला, थर्ड वाला इज डिजायर और विश टू बाय अ कॉमोडिटी। अगर किसी भी कॉमोडिटी को खरीदने की मेरी डिजायर है या मेरी क्या है, इच्छा है, तो क्या वो कंज्यूमर सरप्लस होगी बाय द एडिक्वेट एबिलिटी और विलिंगनेस टू पे? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअल डिमांड बाय अ कंज्यूमर, ये लग ऐसा रहा है कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कंज्यूमर सरप्लस की और ऑप्शन इन्होंने दे दी है डिमांड रिलेटेड कंफ्यूजन करने के लिए। तो यहाँ पे तो भाई अच्छा खासा बच्चा कंफ्यूज होगा ही नहीं। और क्या ऑप्शन लगा के आएगा बताओ? ऑप्शन लगा के आएगा, बताइए जल्दी जल्दी। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ मेजरमेंट ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी। जब भी हमें सप्लाई इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करना होता है तो इनमें से किस मेथड को हम यूज करते हैं। क्या हम पॉइंट मेथड यूज कर सकते हैं? हाँ, यूज तो कर सकते हैं। क्या हम इन इलास्टिसिटी, ये क्या मेथड होता है कोई इन इलास्टिसिटी? बिल्कुल भी नहीं। आर्क इलास्टिसिटी मेथड होता है। देखो आप देख दो क्या क्या दे रखा है। ये हमारा जो पॉइंट इलास्टिसिटी दे रखा है ये एक मेथड है। इन इलास्टिसिटी तो कोफिशिएंट है ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी। क्या है? कोफिशिएंट इन इलास्टिसिटी कह सकते हैं हम, या फिर हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ द इलास्टिसिटी है ये कोफिशिएंट। कोफिशिएंट चलो नंबर्स में होता है, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कहते हैं डिग्री कह सकते हैं हम इसको। तो ये नहीं है। मेथड में आर्क इलास्टिसिटी इज अ मेथड। Yes, arc elasticity is a method. क्या perfectly elasticity is a method? Not perfectly elasticity is also a degree of the elasticity. यानी कि इस केस में आंसर क्या होना चाहिए? देखो पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड है, साथ में आप देखोगे तो आर्क इलास्टिसिटी मेथड है। ये दो मेथड्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं सप्लाई की इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। अब ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा पूरा के पूरा टेस्ट है, ये जो हमारा टेस्ट पेपर है ये 2 आवर्स का है, तो 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। साथ में अगर हमें इस वीडियो को इसमें कंप्लीट करने में 2 घंटे से ज़्यादा लग भी जाते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कि हम साथ में केवल और केवल सॉल्विंग नहीं कर रहे, क्वेश्चन सॉल्विंग, साथ में कंसेप्ट को भी रिकॉल कर रहे हैं, दैट्स वाई। ओके, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट और थर्ड बोथ, यानी कि आंसर विल बी डी। क्या इसमें हमें कोई परेशानी? बिल्कुल भी नहीं। क्या हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है देखो द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज ₹100 पर यूनिट। इफ द प्राइस फॉल बाय 20% द क्वांटिटी इंक्रीज बाय 120 यूनिट। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड इज -1। द न्यू क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन द प्राइस इज। नई क्वांटिटी डिमांडेड आपको निकालनी है। सबसे पहले क्या दे रखा है? प्राइस और साथ में दे रखा है क्वांटिटी। अच्छा, अगर हमें प्राइस और क्वांटिटी एक टेबल बनानी है और हमें बताना है, बताओ भाई ओरिजिनल प्राइस क्या है, नया प्राइस क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹100। 100 रुपये का प्राइस है। अगर प्राइस फॉल हो गया 20% से, यानी कि प्राइस हो गया नया 80, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितने से बढ़ जाएगी? 120 से। तो आपको बताना है नई क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी। इसके लिए आपको इलास्टिसिटी का क्या दे रखा है? कॉफिशिएंट भी दे रखा है। तो क्या आप इजीली से सॉल्व कर सकते हो कि इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड इक्वल्स टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी डिवाइड बाय क्यू। अब यहाँ पे देखो आपको इलास्टिसिटी दे रखी है -1। माइनस के साइन को आप अभी के लिए इग्नोर करो क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा माइनस में ही आएगी। हम हमेशा आंसर मॉडुलस में निकालेंगे। 1 इक्वल्स टू डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी में कितना बदलाव आ रहा है बताओ। प्राइस के घटने की वजह से क्वांटिटी बढ़ रही है 120 यूनिट से, तो 120 आ गई हमारी क्वांटिटी में चेंज। साथ में हम कह रहे हैं प्राइस में कितना बदलाव आ रहा है? 20 रुपए का बदलाव आ रहा है। मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस कितना है? 100 डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी हमें पता नहीं, हम इसे मान लेंगे x। तो क्या हम 20 से 100 को काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं 5 टाइम्स। अब इस x को आप ऊपर ले जाओ, देखो हम यहाँ पे कर देते हैं इसका सॉल्यूशन। x इक्वल्स टू यहाँ पे दे रखा है कितना? 120 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइड कर दोगे 1 से, तो x कितना निकल के आएगा बताओ? 120 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि x निकल के आएगा 600 यूनिट का। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है? 600 यूनिट की। तो हम कह रहे हैं बताओ नई क्वांटिटी कितनी होगी। तो नई क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जो नई क्वांटिटी है वो 120 से क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। जब नई क्वांटिटी 120 से इंक्रीज हो रही है तो नई क्वांटिटी होगी 600 प्लस 120, आंसर विल बी 720। तो आंसर कितना होगा? 720। हमारे हिसाब से आंसर होना चाहिए 720। क्या आप लोगों ने भी साथ साथ में कैलकुलेट किया? क्या आपको भी क्या करना है? साथ साथ में कैलकुलेट करते चलना है। ठीक है, चल सकते हैं क्या हम आगे? एक बार मैं चेक कर लेती हूँ आप लोगों को सब दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। ऐसे कर देती हूँ ना, अब क्लियर है? कोई नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे पास प्रॉपर स्पेस हो गया ना, इसी वजह से। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए देखते देखते हम क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अदर थिंग बीइंग इक्वल द डिमांड ऑफ अ गुड एंड द प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्स हैज। तो हम कह रहे हैं बाकी सारी चीज़ों को आप सेम रहने दो। एक है हमारा डिमांड ऑफ अ गुड और उसके प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट के बीच में कैसा रिलेशन होता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे बातें किसकी हो रही हैं? यहाँ पे बातें हो रही हैं रिलेटेड गुड्स की। तो भाई हम साथ साथ में कंसेप्ट क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। रिलेटेड गुड्स, ये जो रिलेटेड गुड्स हैं हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है उसको हम इजीली एक की जगह दूसरी जगह यूज कर सकते हैं, जैसे हमने बात की पेप्सी और दूसरा हमने कहा कोक।
एक होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जो भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे हमारे, बताइए क्या होंगे, पेन होगा या फिर हम कहेंगे इंक होगा। आ रही बात समझ में? अब बताइए किसके प्राइस के बढ़ने के साथ दूसरे की डिमांड के साथ क्या होगा। अगर मैं कहती हूँ पेप्सी के प्राइस इंक्रीज हो गए तो कोक की क्या हो जाएगी, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पेप्सी अब हो गई महंगी तो पेप्सी को लोग कम खरीदेंगे, कोक को लोग ज्यादा खरीदेंगे। दूसरा पॉइंट हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री के केस में, अगर मैं कहती हूँ कि पेन महंगा हो गया, पेन की महंगा होने से क्या होगा, पेन को तो कम खरीदेंगे ही, पेन को भी कम खरीदोगे, साथ में इंक की डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है आप खुद से बता सकते हो। एक की प्राइस और दूसरे की डिमांड के बीच में आपको रिलेशन नजर आ रहा होगा, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स ऑन द लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इनमें से क्या क्या है नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट है ऑन द लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में लेफ्टवर्ड शिफ्ट का क्या है, इज द इफेक्ट ऑफ नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट। बताइए, नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट है, ठीक है, और क्या हो रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या हो रहा है कि डिमांड कम हो रही है। डिमांड कम हो रही है, बताइए किसकी वजह से डिमांड कम होगी, राइज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हो गया, महंगा हो गया, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स महंगा हो जाता है तो हमारे गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट तो नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा कहता है राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। क्या कॉम्प्लीमेंट के प्राइस इंक्रीज होने की वजह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड डिक्रीज होती है दूसरे वाले की? बिल्कुल होती है। यानी कि इस केस में क्या होगा, अगर मैं कहूं कि प्राइस अगर कॉम्प्लीमेंट के इंक्रीज हो जाएंगे तो दूसरे कॉम्प्लीमेंट की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और डिमांड डिक्रीज होगी और अदर देन प्राइस कॉम्पोनेंट है, तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो दिस इज द आंसर। आ रही बात समझ में? ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। डी डी बी सी ए, डी डी बी सी ए, डी 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 सी सी, ए डी बी सी ए बी डी सी डी, डी सी ए सी सी, डी सी ए सी ए, सी बी बी ए सी, बी ए सी डी सी, बी ए सी डी सी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इनमें से क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? बताइए, इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है? या हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज रिलेटेड टू सेक्रीफाइस्ड अल्टरनेटिव,
या हम कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ फोरगोन अपॉर्चुनिटी, या इट इज यूजफुल कंसेप्ट इन लॉन्ग टर्म कॉस्ट कैलकुलेशन। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं। जान के भी क्या मत कर लेना, भूल के भी रिकॉर्ड मत कर लेना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बुक्स ऑफ अकाउंट में। क्यों रिकॉर्ड नहीं कर सकते? क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम डिसीजन मेकिंग में कंसीडर करते हैं पर बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। आ रही है बात समझ में? तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर? इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज अ फॉल्स आंसर, नॉट अ ट्रू आंसर। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इफ द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बिटवीन द टू प्रोडक्ट इज जीरो, if the cross price elasticity between the two product is zero, the good are best described as। तो ये जो गुड्स है इनको क्या कहा जाएगा? अगर दो गुड्स के बीच में क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है? जीरो। क्रॉस इलास्टिसिटी किसके केस में देखो कैलकुलेट होती है? हम कहते हैं एक होता है हमारा रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी होती है। अगर मैं कहती हूँ गुड्स के बीच में बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूबिलिटी है तो क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होगी, मतलब जीरो से ज्यादा होगी। अगर नहीं है सब्स्टिट्यूबिलिटी, इन कॉम्प्लीमेंट्री है तो जीरो से कम होगी, माइनस में होगी। और अगर मैं कहती हूँ जीरो है, इसका मतलब गुड्स आर नॉट रिलेटेड गुड्स। तो गुड्स कैसे होंगे? नॉट रिलेटेड। तो पहला कह रहा है क्लोज सब्स्टिट्यूट, बिल्कुल भी नहीं। क्या टोटली अनरिलेटेड? बिल्कुल। तो गुड्स कैसे होंगे? टोटली अनरिलेटेड, यानी कि अनरिलेटेड गुड्स होंगे। आ रही है बात समझ में? क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चल सकते हैं? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाट डज द टर्म एंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक्स रेफर्स टू। इकोनॉमिक्स में ये जो टर्म है एंटरप्रेन्योर, इसका क्या मतलब होता है? तो आप देखोगे एंटरप्रेन्योर कौन होता है? ऐसा पर्सन जो कि क्या करता है? इनोवेशन करता है, रिस्क टेकिंग लेता है। सारे के सारे मेजर डिसीजंस कौन लेगा? एंटरप्रेन्योर लेगा। बिजनेस स्टार्ट करना भी है या नहीं, ये भी कौन डिसाइड करता है? एंटरप्रेन्योर। यानी कि द पर्सन कंबाइनिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बियरिंग द रिस्क एंड इनोवेशन, यानी कि रिस्क को बियर करता है, इनोवेशन का काम करता है, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन सभी को क्या करता है? जोड़ के चलता है। यही होता है हमारा एंटरप्रेन्योर। आ रही है ना बात समझ में? यानी कि यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ए ही होना चाहिए। बाकी हम बी और सी और डी भी पढ़ लेते हैं। बी कहता है द पर्सन हु ओनली ओन्स द लैंड और प्रॉपर्टी। ऐसा कोई भी पर्सन जो केवल और केवल ओन करके रख रहा है, यानी कि खरीद के रख रहा है प्लांट्स को और लैंड को, मतलब प्रॉपर्टी और लैंड को, केवल और केवल वही एंटरप्रेन्योर होता है। क्या मालिक एंटरप्रेन्योर होता है? नहीं। वो तो फिर क्या हो जाएगा हमारा? हम कहते हैं ना हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये कैपिटल का ओनर हो जाएगा फिर तो ये केवल और केवल। द हेड ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, क्या मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड होता है हमारा एंटरप्रेन्योर? नहीं होता। द इन्वेस्टर इन मशीनरी एंड प्रोडक्ट, क्या मशीनरी और प्रोडक्ट्स का इन्वेस्टर होता है एंटरप्रेन्योर? नहीं। केवल और केवल ये थोड़ी होता। हम कहते हैं 9th में आंसर क्या होना चाहिए? ए। सारे के सारे काम करता है, सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा भी करता है, रिस्क भी लेता है, इनोवेशन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डैश कैपिटल परफॉर्म्स इट फंक्शन इन प्रोडक्शन इन अ सिंगल यूज एंड इज नॉट अवेलेबल फॉर फर्दर यूज। चूज द करेक्ट ऑप्शन। बताइए क्या होना चाहिए? हम कहते हैं भैया कैपिटल कितने तरीके की होती है? कैपिटल तो काफी सारे तरीके की होती है। कैपिटल रियल कैपिटल होती है, साथ में फिजिकल कैपिटल होती है, फिक्स कैपिटल होती है, सर्कुलेटिंग कैपिटल होती है, बहुत सारी तरीके की हमने कैपिटल पढ़ी। ह्यूमन कैपिटल होती है, सोशल कैपिटल होती है, इंडिविजुअल कैपिटल होती है। हम कहते हैं कोई ऐसा कैपिटल जो कि क्या करता है, कोई एक ऐसी कैपिटल जो कि हम एक बार अगर यूज कर लें तो दोबारा यूज नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं कंज्यूमर गुड की तरह ही लग रहा है, एक बार खा लिए कंज्यूमर गुड्स दोबारा से यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो हम कहीं ना कहीं किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल के बारे में बात नहीं कर रहे। बिल्कुल बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल के बारे में। जो रॉ मटेरियल होता है ना, वो हम एक बार यूज कर लेते हैं और एक बार यूज करते ही वो रॉ मटेरियल खत्म हो जाता है, उसका कोई रिपीट यूज नहीं होता। तो रॉ मटेरियल यानी कि हम कहते हैं सर्कुलेटिंग कैपिटल। क्या रॉ मटेरियल मुझे बार बार चाहिए रहता है? हाँ, बार बार चाहिए रहता नहीं, एक बार खत्म हो गया दोबारा चाहिए, फिर दोबारा चाहिए, फिर दोबारा चाहिए रॉ मटेरियल। यानी कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं ये जो कैपिटल है वो बार बार सर्कुलेट हो रही है। इस कैपिटल को कहते हैं हम अपनी ऐसी कैपिटल जो कि सिंगल यूज की होती है। क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चल सकते हैं? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टोटल सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली इनइलास्टिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इकोनॉमी। इट मीन्स, यानी कि हम कह रहे हैं जो टोटल सप्लाई है ना लैंड की, वो कैसी है? परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकती फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो तो जो हमारी टोटल सप्लाई है लैंड की, वो कैसी है? परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, आ रही बात समझ में? इट मीन्स
its supply increases with the increase in demand, its supply is unaffected with the change in demand, its supply decreases with the increase in demand, या its supply decreases with the decrease in demand। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं टोटल सप्लाई ऑफ लैंड। हम कहते हैं भैया लैंड इज ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कि बनाया किसने है? भगवान ने। तो भगवान ही लैंड को बना सकते थे, वही इसे डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो जब भगवान ही इसे बना सकते तो अब तो भगवान प्रेजेंट नहीं है ना फिजिकली अर्थ पे, तो क्या वो लैंड की लोगों की डिमांड की वजह से लैंड को और ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो लैंड की सप्लाई जो है वो अनइफेक्टेड है, चाहे आप कितना भी डिमांड करो। तो क्या होना चाहिए? ऑप्शन अनइफेक्टेड। देखो दिखाई दे रहा है ना आपको, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चल सकते हैं? बिल्कुल। अभी तक तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है ना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? देखो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि मार्केट्स वेयर फर्म बाय द रिसोर्सेज दे नीड लाइक लैंड, लेबर एक्सेट्रा आर कॉल्ड। देखो समझने की कोशिश करो, दो तरीके की मार्केट होती है। मार्केट देखते ही भावनाओं में मत बह जाना, प्रोडक्ट मार्केट को टिक मत कर देना। मार्केट दो तरीके की होती है। देखो सबसे पहले हम कह रहे हैं ये है हाउस होल्ड और ये है फर्म। फर्म को प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए रहते हैं। वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म लेती है किससे? हाउस होल्ड से। तो हाउस होल्ड देते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर इनपुट देते हैं। फर्म क्या करेगी? इन फैक्टर इनपुट के बदले देगी फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट का यूज करके हाउस होल्ड क्या करेंगे? गुड्स की डिमांड करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज की। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज तो देगी फर्म, और ये गुड्स एंड सर्विसेज के लिए क्या देंगे? पेमेंट। अब हमें पूछा गया है ऐसी मार्केट जहां पे फैक्टर इनपुट की बाय और सेलिंग होती है, ऐसी मार्केट जहां पे इस फैक्टर इनपुट की बाइंग और सेलिंग होती है, इस मार्केट को क्या कहा जाएगा? तो इस मार्केट को कहा जाता है फैक्टर मार्केट। क्या कहा जाता है? इस मार्केट को कहा जाता है फैक्टर मार्केट। आ रही बात समझ में? होप दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। तो क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा फैक्टर मार्केट। क्या हम आगे चल सकते हैं? बिल्कुल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अ कर्व विच शोज ऑल द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट दैट कैन प्रोड्यूस सेम लेवल ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड। यानी कि हम कह रहे हैं एक ऐसा कर्व जो कि हर तरीके का कॉम्बिनेशन दिखा रहा है दो इनपुट्स का, जिनसे मिलने वाला प्रोडक्शन कैसा है? सेम। तो इसको क्या कहा जाएगा? देखो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम कहते हैं यहाँ है हमारा इनपुट ए और यहाँ है हमारा इनपुट बी। ठीक है, इनपुट ए और इनपुट बी से हम कह रहे हैं सेम क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बताओ? सेम प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये से हम क्या कहेंगे बताओ? इस वाले कर्व को हम कहते हैं आइसोकॉन्ट कर्व। क्या कहते हैं इसे? आइसोकॉन्ट कर्व कहा जाता है। ठीक है, आइसोकॉन्ट कैसे बना सकते हो आप? कोई दिक्कत नहीं है इसकी। ठीक है, चल सकते हैं आगे। इसको क्या कहा जाएगा? आइसोकॉन्ट यानी कि सिमिलर क्वांटिटी कर्व। ठीक है, चल सकते हैं आगे। ठीक है, आइसोकॉन्ट कर्व। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्वेश्चन नंबर 14 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है? एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहां पे फर्म कैसी होती है? फ्यू। क्या कहा हमने? जहां पे फर्म कैसी होती है? फ्यू। जैसे आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो टेलीकॉम इंडस्ट्री का। किसका? टेलीकॉम इंडस्ट्री। टेलीकॉम इंडस्ट्री इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द ओलिगोपोली टाइप्स ऑफ मार्केट। यानी कि ये जो तरीके की इंडस्ट्री है, यहाँ पे क्या दिखाई देंगी आपको? केवल फ्यू फर्म्स दिखाई देंगी। अब ये फ्यू फर्म्स कौन कौन सी हैं? आप देखोगे एयरटेल है, साथ में क्या है? जियो है, जियो के साथ वी नेटवर्क है, वी का मतलब वोडाफोन आइडिया, और साथ में आप देखोगे तो आपको एक नजर आएगी बीएसएनएल। केवल और केवल ये चार आपको नजर आएंगी, बाकी आपको इनमें से कोई और नजर नहीं आएगी। तो हम कहते हैं ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है कैसा है? ओलिगोपोली। आप इसको इजीली फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो। साथ में हम कहते हैं यहाँ पे ये सारी ही कंपनी एक दूसरे पे क्या होती हैं? डिपेंडेंट होती हैं। किसके लिए? डिसीजन के लिए। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं, आपने जैसे देखा होगा कि किसी भी कंपनी का अगर पैकेज चेंज होता है, पैकेज यानी कि सपोज दैट हम कह रहे हैं 399 में 3 मंथ्स, या फिर हम कह 999 में 3 मंथ। 399 तो नहीं है, अब कितना है? 999 में 3 मंथ्स। तो आप देखोगे सारी ही कंपनीज का जो पैकेज है सेम दिखाई देगा, यानी कहीं ना कहीं इनकी डिसीजन मेकिंग एक के साथ चल रही है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे क्या होता है बताइए? यहाँ पे होता है हमारा इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द फर्म्स। फर्म्स के बीच में क्या होता है? इंटरडिपेंडेंस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 जैसे ही हमने देखा हमें तो हो गई बड़ी खुशी, क्योंकि भैया तो न्यूमेरिकल वाला है ना, इसी वजह से। इफ द आउटपुट इंक्रीजेज फ्रॉम 60 यूनिट टू 70 यूनिट, अगर आउटपुट बढ़ गया 60 यूनिट से बढ़ के 70 यूनिट हो गया, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम 100 टू 120, व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू? जिसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? लीडिंग टू एन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू। भाई टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, कहां से कहां तक? 100 यूनिट से बढ़ के 120 हो गया। मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो देखो सबसे पहले तो निकालोगे P मल्टीप्लाई बाय Q, ठीक है। P मल्टीप्लाई बाय Q निकाला, सबसे पहले हमने कितना आया? सबसे पहले 60 यूनिट बेची जा रही थी, कितने रुपए पे? 60 यूनिट सेल हो रही थी 120 रुपीज पे। तो क्या कह रहा है? एन आउटपुट इंक्रीजेस फ्रॉम 60 यूनिट टू 70 लीडिंग टू एन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू। अच्छा टोटल रेवेन्यू में इंक्रीज हो रहा है, एक सेकंड, पहले 60 यूनिट बेची जा रही थी कितने पे? 100 रुपए पे। एक सेकंड, इसको और थोड़ा सा फिर आप कहोगे प्राइस है इतना तो हम कह रहे हैं 100 रुपए में 60 यूनिट बेची जा रही थी। अब कितनी बेची जा रही है? 120 रुपए में 70 यूनिट बेची जा रही हैं। तो बताओ, पहले कमा रहे थे हम 6000 रुपए, अब हम कितने कमा रहे हैं बताओ? 840 रुपये, 8400 रुपये। आ रही बात समझ? दोनों में डिफरेंस कितना आया? दोनों में डिफरेंस आया 2400 रुपये का। ये जो 2400 रुपये का डिफरेंस है ये क्या है? हमारा डेल्टा TR, यानी टोटल रेवेन्यू में चेंज। अब हमें क्या करना है? देखो जब भी हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालना होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू डेल्टा TR डिवाइड बाय डेल्टा Q। डेल्टा TR कितना है? 2400 डिवाइड बाय डेल्टा Q कितना है? 70 से 60 हो गया यानी 10, यानी कि आंसर कितना आएगा? ठीक है, एक सेकेंड, व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू पूछा जा रहा है ना इसमें, सही कर रहे हैं ना हम? 6000। दोबारा देख लेते हैं। इफ द इनपुट इंक्रीजेज फ्रॉम 60 यूनिट टू 70 यूनिट लीडिंग टू एन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू दे रखा है भाई साहब, प्राइस नहीं दे रखा, सॉरी। क्वेश्चन ढंग से देखना, आप लोग भी मेरी तरह भावनाओं में मत बह जाना। भाई टोटल रेवेन्यू मुझे तो लगा ही नहीं, 60 यूनिट को बेच के केवल 100 रुपये कोई कमा रहा है भाई साहब। ठीक है, तो हम कह रहे हैं डेल्टा TR कितना है डिवाइड बाय डेल्टा Q कितना है? डेल्टा TR है हमारा 120 माइनस 100, और डेल्टा हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कितना है? 70 माइनस 60, यानी कि यहाँ पे दिखाई देगा आपको 20 डिवाइड बाय 10, यानी कि आंसर आएगा 2। कितना आंसर आया? आंसर विल बी 2। इजी। चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। इन अ मोनोपोली मार्केट इफ ATC इज ग्रेटर देन AR, ATC का मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। अगर किसी मोनोपोली मार्केट में हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट क्या है? एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा है, तो बताइए इस केस में क्या होगा? एवरेज टोटल कॉस्ट अगर एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा है, एवरेज रेवेन्यू हमारा प्राइस होता है, यानी कि हम किसी सामान को बेच रहे हैं 10 रुपये में और उसको बनाने में कॉस्ट आ रही है सपोज एट 12 रुपये की। 12 रुपये के सामान को 10 रुपये में बेच रहे हो, 2 रुपये का क्या हो रहा है? सीधे सीधे 12 रुपये के सामान को, 12 रुपये के सामान को बताओ क्या कर रहे हो? 12 रुपये के सामान को क्या कर रहे हो? बेच रहे हो। 12 रुपये के सामान को बेच रहे हो 10 रुपये में, यानी कि 2 रुपये का हो रहा है आपको लॉस। तो फर्म बताइए क्या कर रही है? फर्म लॉसेस कमा रही है। क्या कमा रही है फर्म? क्या आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। क्या नॉर्मल प्रॉफिट है? बिल्कुल भी नहीं, प्रॉफिट तो है ही नहीं, भूल से ही प्रॉफिट मत कर देना। क्या है? लॉसेस। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो अच्छा, जरूरी नहीं है हम आज के लेक्चर में पूरे के पूरे सारे के सारे 100 के 100 क्वेश्चन सिलटाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं? रिवीजन भी कर रहे हैं कॉन्सेप्ट का। तो जितने क्वेश्चन हो पाएंगे, अगर 50 क्वेश्चन हो पाएंगे तो 50 क्वेश्चन करेंगे, पर बेस्ट तरीके से करना है जिससे कि आपको ये जो 50 क्वेश्चन में यूज हुए जितने भी कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट रिवाइज हो उनके आसपास के कंसेप्ट के साथ भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मोनोपोलिस्ट प्रोडक्ट एंड एनी अदर प्रोडक्ट इज। क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में बात हो जाए किसकी? मोनोपोलिस्ट प्रोडक्ट की क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में। मोनोपोलिस्ट प्रोडक्ट की क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में बताइए। मोनोपोलिस्ट का मतलब क्या होता है? मोनोपोलिस्ट प्रोडक्ट, यानी कि मोनोपोली की बात कर रहा है कहीं ना कहीं। ये जो मोनोपोली होती है इसका क्या कोई क्लोज सब्सटीट्यूट वगैरह होता है? बिल्कुल भी नहीं। तो मोनोपोली का ना तो कोई सब्सटीट्यूट होता है ना कुछ होता है। जब सब्सटीट्यूट वगैरह ही नहीं होगा तो यहाँ पे जो क्रॉस इलास्टिसिटी है बिटवीन द प्रोडक्ट कैसी होगी? 0। क्या होनी चाहिए? 0। तो आंसर 1 लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 नहीं, आंसर क्या होगा बताओ? ये 0 और वेरी लेस। होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। जस्ट अ मिनट। चलिए अब चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के बारे में। साथ में किसकी लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं? हम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री के लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के बारे में। तो बताइए इनमें से क्या ट्रू नहीं है? ऑल फर्म्स इन द इंडस्ट्री आर इन इक्विलिब्रियम। क्या सारी की सारी फर्म जो भी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही हैं इक्विलिब्रियम में है? ऑल फर्म्स आर अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या सारी की सारी फर्म जो भी परफेक्ट कंपटीशन में हो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं? नहीं, ये तो क्या अर्न करती हैं? नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, तो ये भी गलत। साथ में हम कह रहे हैं द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज such that the quantity supplied by the industry is equal to the quantity demanded। क्या क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल होता है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्या क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? इक्वल होता है? बिल्कुल भी इक्वल नहीं होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बताइए। ये भी नहीं होता, तो इसमें क्या हो रहा है देखो, बताओ। प्लांट आर यूज टू फुल कैपेसिटी इन द लॉन्ग टर्म। क्या लॉन्ग रन में प्लांट को फुल कैपेसिटी पे यूज किया जाता है? बिल्कुल। लॉन्ग रन में जो प्लांट होता है उसको फुल कैपेसिटी पे यूज किया जाता है, क्योंकि हम कह रहे हैं हमारा प्रोडक्ट है परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाला। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो प्रोडक्ट है वो होता है होमोजीनियस प्रोडक्ट। अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, प्रोडक्ट इज अ होमोजीनियस प्रोडक्ट, तो होमोजीनियस प्रोडक्ट के केस में हम कहते हैं कि अगर हम फुल कैपेसिटी पे काम नहीं करेंगे तो हमारे कॉम्पिटिटर भी वो सेम सामान बेच रहे हैं जो सामान हम सेल कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो कस्टमर है ना वो मूव कर जाएगा हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास। तो इस केस में हम कहते हैं हमें फुल कैपेसिटी पे काम करना ही पड़ेगा, जिससे पूरी की पूरी अवेलेबिलिटी रहे किसकी? गुड्स की। क्या हम आगे चल सकते हैं? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है अ मार्केट कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बायर्स एंड इज मोस्टली रेलिवेंट टू फैक्टर मार्केट इज टर्म्ड एज। तो हम कह रहे हैं ऐसी कोई भी मार्केट जो कि करेक्टराइज्ड है बाय अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बायर्स, यानी कि हम कह रहे हैं छोटे छोटे बहुत सारे बायर्स हैं। स्मॉल नंबर, अच्छा स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बायर, थोड़े से बायर्स हैं पर बहुत थोड़े से बायर्स हैं, बहुत बड़े बड़े बायर्स हैं। एंड इज मोस्टली रेलिवेंट टू फैक्टर मार्केट इज डिटरमाइंड एज। और मोस्टली किसके लिए रेलिवेंट होती है? फैक्टर मार्केट के लिए। तो ऐसी मार्केट बताइए कौन सी होगी? कहीं ना कहीं हमें सुनने में ओलिगोपोली जैसा फील नहीं हो रहा? बिल्कुल फील हो रहा है। तो अब मार्केट कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बायर, ये बात हो रही है किसके बारे में? बायर के बारे में। हम कह रहे हैं जो बायर है वो कैसे हैं? फ्यू बायर। कहीं ना कहीं ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि बायर्स कैसे हैं? फ्यू बायर्स। अगर बायर्स आर फ्यू तो इस केस में जो आंसर है वो क्या होगा? आंसर विल बी ओलिगोपसोनी, क्योंकि हम कहते हैं ओलिगो मतलब फ्यू, पसोनी मतलब बायर। तो इस केस में आंसर क्या होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा सी, ओलिगोपसोनी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट एट फ्यूचर रेट फ्रॉम बैंक इज और ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग। तो हम कह रहे हैं अगर हम फॉरेन करेंसी को परचेज करते हैं तो परचेज ऑफ अ फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट एट फ्यूचर रेट फ्रॉम द बैंक, फ्यूचर के रेट पे अगर हम बैंक से क्या करते हैं? फॉरेन करेंसी को परचेज करते हैं, तो इस ट्रांजैक्शन में क्या होगा? फॉरवर्ड मार्केट है, रेगुलेटेड मार्केट है, स्पॉट मार्केट है या फिर रिटेल मार्केट है? आप समझिए एक एक करके सारी की सारी तरीके की मार्केट्स को। फॉरवर्ड मार्केट का मतलब एक ऐसी मार्केट जहां पे हम कह रहे हैं ट्रांजैक्शन होगा किसी फ्यूचर डेट पे। डेट डिसाइड कर लेते हैं हम आज ही। आ रही बात समझ में? हम क्या कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं आज एक रेट डिसाइड कर लेते हैं जिस रेट के ऊपर पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बाई या सेलिंग होगी। आ रही बात समझ में? ट्रांजैक्शन किस पे होगा? ट्रांजैक्शन विल बी ऑन द फ्यूचर डेट। आ रही बात समझ में? जैसे कि हम कहते हैं एक मिस्टर राम है, राम ने क्या करा है? इंडिया के बाहर से कुछ गुड्स खरीदे हैं। अब राम को डर है कि जब पेमेंट करने का समय आएगा तो कहीं डॉलर महंगा ना हो जाए। इस डर से, इस रिस्क से बचने के लिए राम जाता है किसके पास? बैंक के पास, और बैंक से कहता है कि हे बैंक देखो मुझे क्या करना है, आज से 2 महीने बाद जो भी मैंने सामान इंपोर्ट किया है, इंडिया में आयात किया है, इस सामान के ऊपर मुझे पेमेंट करना है। अगर डॉलर बढ़ गया तो मेरा तो हो जाएगा भारी नुकसान। आज डॉलर चल रहा है 100 रुपये का 1 डॉलर, कहीं कल जाके ये 100 रुपये का 1 डॉलर 200 रुपये के 1 डॉलर में कन्वर्ट ना हो जाए, 150 रुपये के 1 डॉलर में कन्वर्ट ना हो जाए, या फिर 120 के 1 डॉलर में कन्वर्ट ना हो जाए। तो बैंक कहती है कि हे राम तुम डरो मत, देखो रिस्क तुम्हें भी है, और अगर मैं आज तुम्हें सस्ते में डॉलर देने का वादा कर दूं तो रिस्क मुझे भी है। तो क्यों ना हमको एक बीच का रेट डिसाइड करें, क्यों ना मैं तुमसे आज एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लूं कि फ्यूचर में रेट चाहे कुछ भी हो,
मैं आपको डॉलर सेल करूंगा कितने रुपए में, मैं कौन हूँ, बैंक, मैं आपको डॉलर सेल करूंगा कितने रुपए में, 105 रुपए में। 105 रुपए का $1 मिल जाएगा, तो आपका जो रिस्क है वो अब क्या हो गया, कम। अब आपका जो रिस्क है वो 5 रुपए पर डॉलर का रहेगा। रिस्क क्या, ये तो आपका लॉस हो ही गया 5 रुपए पर डॉलर का, पर आपका जो रिस्क था, जो आपको लग रहा था कि कहीं डॉलर जाके 120 ना हो जाए, तो 15 रुपए पर डॉलर के मैंने आपके बचा दिए। तो इस केस में क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन तो होगा फ्यूचर डेट पे, पर हमने रेट डिसाइड कर लिया आज ही। दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड मार्केट। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है रेगुलेटेड मार्केट के बारे में। रेगुलेटेड मार्केट क्या होती है, देखो रेगुलेटेड मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे हम कहते हैं ऑपरेट करने के लिए कुछ टर्म्स और कंडीशंस होती हैं जो हमें पूरी करनी होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि दैट आई एम अ कंपनी ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, तो अगर मैं क्या करती हूँ, स्टॉक एक्सचेंज पे बाइंग करती हूँ गुड्स की, किसकी, शेयर्स की, या फिर स्टॉक एक्सचेंज पे जाकर शेयर्स को सेल करती हूँ, तो मुझे सेबी की रेगुलेशन के साथ कंप्लाई करना होगा। और ये जो मेरी सेबी की रेगुलेशंस हैं यही आती हैं अंडर द रेगुलेटेड मार्केट। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट का मतलब क्या होता है, स्पॉट मार्केट का मतलब है आज, यानी कि करंट डेट पे जो भी मार्केट है हमारी, क्या है हमारी, स्पॉट मार्केट। नेक्स्ट इज रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट का मतलब क्या होता है, रिटेल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है, स्पॉट मार्केट का मतलब जब ट्रांजैक्शन आज ही होगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ मुझे मोबाइल फोन परचेज करना है, मैं शॉप पे गई, मोबाइल फोन पसंद किया, पेमेंट दिया, फोन की डिलीवरी ली, दैट इज कॉल्ड द स्पॉट मार्केट। ट्रांजैक्शन भी आज हो रहा है, रेट भी आज ही डिसाइड हो रहा है, सब कुछ आज हो रहा है। रिटेल मार्केट का मतलब एक ऐसी मार्केट जहां पे बल्क में सामान को खरीदा बेचा नहीं जाता। रिटेल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे सामान को कस्टमर जाके खरीदते हैं, तो कस्टमर्स की जो मार्केट होती है दैट इज कॉल्ड द रिटेल मार्केट। तो बताइए, हम कहते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन किया है मैंने फ्यूचर रेट के ऊपर, दिस इज कॉल्ड द हमारा फॉरवर्ड मार्केट। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर। ये अच्छा भी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, देखो हम कहते हैं ये इंडिकेटर्स वगैरह यूज होते हैं इन द चैप्टर कॉल्ड बिजनेस साइकिल। अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 5 ऑफ आवर बिजनेस इकोनॉमिक्स, दैट इज कॉल्ड द बिजनेस साइकिल। उस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि भैया बहुत सारे हमारी इकोनॉमी की स्टेजेस होती हैं। स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं हमारी इकोनॉमी की, अगर आप देखोगे तो हमारी इकोनॉमी के एक्सपेंशन फेज होता है, पीक फेज होता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है, फिर रिसेशन फेज होता है, फिर डिप्रेशन या ट्रफ होता है, फिर रिकवरी फेज होता है। तो बहुत सारे फेजेस होते हैं। अब हमारी इकोनॉमी करंटली किस फेज में ऑपरेट कर रही है ये जानना काफी मुश्किल है। ये हम कैसे जान पाएंगे, तो ये सब कुछ हम जान पाएंगे विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि अभी जो समय चल रहा है ये पीक है, एक्सपेंशन है, कॉन्ट्रैक्शन है, ट्रफ है, रिकवरी है, डिप्रेशन है, क्या है। या फिर हम कहते हैं जो समय निकल के गया है ये हमें उसके बारे में बता सकते हैं, या जो समय आने वाला है ये हमें उसके बारे में कम्युनिकेट कर सकते हैं कि जो समय आने वाला है वो पीक फेज है, कॉन्ट्रैक्शन फेज है, एक्सपेंशन फेज है, कैसा फेज है। आ रही बात समझ में। जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैगिंग इंडिकेटर। अब देखो 3 तरीके के इंडिकेटर होते हैं, लीडिंग, लैगिंग, कॉन्करेंट। लीडिंग इंडिकेटर का मतलब जो हमें आज बता दे कि फ्यूचर में जाके क्या होने वाला है, दिस इज कॉल्ड द लीडिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर जो हमें बताए कि कल क्या होके चुका है, और कॉन्करेंट इंडिकेटर हमें बताता है कि समय समय पे करंट में क्या पोजीशन चल रही है, दैट इज कॉल्ड द हमारा कॉन्करेंट इंडिकेटर। अब क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है लैगिंग इंडिकेटर जो हमें इवेंट अकर होने के बाद बताता है कि क्या कौन सा समय था। तो क्या हमारा अनएम्प्लॉयमेंट इज अ लैगिंग इंडिकेटर, नो। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स इज नॉट अ लैगिंग इंडिकेटर, लेबर कॉस्ट पर यूनिट इज नॉट अ लैगिंग इंडिकेटर। तो क्या होगा हमारा लैगिंग इंडिकेटर, चेंज इन स्टॉक प्राइस। शेयर के प्राइस जब चेंज हो जाते हैं ना, हमें तब पता चलता है कि यार कल तो इस शेयर का गोल्डन समय था, आज तो गए ये शेयर। आ रही बात समझ में। और अगर आपको इसके सारे के सारे एग्जाम्पल देखने तो आप स्टडी मटेरियल खोल के इसके सारे के सारे एग्जाम्पल्स को देख सकते हो। इंस्टीट्यूट उन्हीं एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चन को पूछती है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है रेफर्स टू द फॉलोइंग डेटा। आपको फॉलोइंग डेटा देखना है और आपको क्या करना है, बेस्ड ऑन द अबव डेटा, बेस्ड ऑन द अबव डेटा कंप्यूट द ग्रॉस वैल्यू एडिटेड मार्केट प्राइस। आपको क्या कैलकुलेट करना है, GVAMP आपको कैलकुलेट करना है। तो GVAMP आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो आपको कुछ डेटा दे रखा है, सेल्स दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, GST दे रखी है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है GVAMP। चलिए GVAMP को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जस्ट अ मिनट।
ठीक है, क्या क्या दे रखा है, सेल्स दे रखा है हमें, डेप्रिसिएशन दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, और साथ में हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। चलिए कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ जल्दी जल्दी, फॉर्मूला बताइए। तो हम कहते हैं सबसे पहले हम लेते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, पूरा लिख दीजिए मुझे, क्या हो जाता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन को, दिस इज कॉल्ड द GVA। इतना तो हमें पता है। अब देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर डायरेक्टली गिवन नहीं होता इन द क्वेश्चन तो आप कैसे निकालोगे, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए आप करोगे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब हमें क्या करना है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल कितनी दे रखी है, देखो 1000 प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग यानी कि 90 माइनस 100, ठीक है, क्या आएगा बताओ, 1000 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 10, या तो माइनस का 10 ऐसे लिख सकते हो ब्रैकेट में, ठीक है। फिर ये क्या आएगा बताओ, ये आएगा हमारा 990। तो ये 990 तो आ गया हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है 440। बताइए आंसर क्या होगा, आंसर विल बी 550। कितना आंसर आ रहा है, 550 रुपये का आंसर आ रहा है हमारा। देखते हैं ऑप्शन कैसा है, ये रहा ऑप्शन नंबर दिस, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22 है। तो क्वेश्चन नंबर 22 को बताओ कैसे करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 22 को करेंगे हम, ठीक है। 22 का क्या हो जाएगा हमारा D। क्या हम चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बिल्कुल चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इनमें से क्या कॉन्ट्रैक्शन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ओवरऑल इकोनॉमी का क्या होना, डिक्रीज होना, डिक्लाइन में जाना इज द कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। आ रही है बात समझ में। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन में हम कहीं ना कहीं कहते हैं कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी नहीं चल रही, फॉल है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ठीक है। आ रही बात समझ में, क्या है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, फॉल। तो बताइए क्या होगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इनमें से क्या कॉन्ट्रैक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो हम कहते हैं भैया फॉल हो रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, कॉन्ट्रैक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी हमने बात की तो यहाँ भी फॉल हो रहा है, यहाँ भी एम्प्लॉयमेंट लेवल में फॉल हो रहा है, ये भी क्या है हमारी नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, मतलब कॉन्ट्रैक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी कॉन्ट्रैक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी कॉन्ट्रैक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। डिक्रीज इन इनपुट, डिमांड पुल इनपुट प्राइस डाउन। तो हम क्या कह रहे हैं, डिमांड पुल इनपुट प्राइस डाउन, यानी कि हम कह रहे हैं डिमांड कम हो गई, इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं, प्राइस कम हो गए। तो डिमांड पुल इनपुट प्राइस डाउन, ये भी किसमें होता है, कॉन्ट्रैक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो बैंक क्रेडिट एक्सपेंड, यानी कि क्या बैंक उधार, बैंक के जो क्रेडिट्स हैं वो एक्सपेंड हो जाएंगे। तो हम कहते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 23 में हम कहेंगे कि जो बैंक क्रेडिट है वो एक्सपेंड नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि हम चल रहे हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फेज है, इसी वजह से, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि विच आइटम इज नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग द इनकम मेथड। तो इनकम मेथड को कैलकुलेट करते में कौन सा ऐसा आइटम है जो कि इंक्लूड नहीं किया जाता। तो देखो हम क्या कहते हैं, C प्लस क्या होता है हमारा, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, प्लस हम कहते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड और ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एक सेकंड इसे ढंग से लिख देते हैं, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इंटरेस्ट पेड ऑन कंजम्पशन, लोन है, रेंट, रेंट किस में आएगा, ये ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है, ये कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हो गया, ये मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। यानी कि हमें सब मिल गया, क्या एक्स्ट्रा आइटम मिल गया, ये वाला सी विल बी द आंसर। ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा नहीं है भैया, कंजम्पशन लोन्स वगैरह ये सब चीज़ें कहाँ पढ़ी हमने, नहीं पढ़ी ना, चल सकते हैं आगे, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 25। इसी को करते ही हमारा 1/4 चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश।
कैलकुलेट द रियल जीडीपी इफ नॉमिनल जीडीपी इज 450 एंड प्राइस इंडेक्स इज 120। अगर नॉमिनल जीडीपी कितनी है 450 और प्राइस इंडेक्स कितना है 120, तो बताइए इस केस में हम कहते हैं रियल जीडीपी कैलकुलेट करनी है। तो रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम कहते हैं होता है प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल डिवाइड बाय रियल मल्टीप्लाई बाय 100। प्राइस इंडेक्स कितना दे रखा है 120, 120 इक्वल्स टू नॉमिनल कितना है, नॉमिनल जीडीपी 450 डिवाइड बाय रियल जीडीपी एक्स मानो मल्टीप्लाई बाय 100 करो, एक्स को ऊपर ले जाओ इक्वल्स टू 450 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100। बताइए आंसर क्या होगा, 375। अकॉर्डिंग टू मी आंसर इज 375। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर होगा हमारा 375। यूज द फॉलोइंग डेटा टू क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट में है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अगले क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट द जीडीपी एमपी। आपको ये करना है, ये डेटा दे रखा है, इस डेटा की हेल्प से आपको जीडीपी एमपी कैलकुलेट करना है, जीडीपी एफसी कैलकुलेट करना है क्वेश्चन नंबर 26 एंड क्वेश्चन नंबर 27 में। तो देखिए सबसे पहले आपको जीडीपी एमपी कैलकुलेट करना है और जीडीपी एफसी बताइए कैसे कैसे कैलकुलेट होएगा। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, देखो आपको दे रखा है ऑपरेटिंग सरप्लस, आपको दे रखा है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, साथ में आपको क्या दे रखा है बताओ, रेंट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, आरआईपी दे रखा है आपको। क्या आप इसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हो, हाँ आप इसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हो, इनकम मेथड से निकाल सकते हो ना, ठीक है। और साथ में वो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा है और साथ में कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है। अच्छा आपको देखो रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट भी दे रखा है और आपको ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे रखा है, तो आप क्या लोगे ऑपरेटिंग सरप्लस, तो आप लिखोगे ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस लिखोगे कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस लिखोगे मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो हमने ये वाला डेटा यूज कर लिया, ये वाला डेटा यूज कर लिया, ये हमें यूज करना नहीं है। साथ में हमने क्या यूज कर लिया, हमें ऑपरेटिंग सरप्लस मिल गया, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड मिल गया, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मिल गया। ठीक है, कितना कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2500 प्लस कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 1000 प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 1500। बताओ कितना आया, ये आया हमारा 2500 प्लस करोगे 1000 और प्लस कितना आया ये 1500। ये आ गया हमारा 5000 रुपीज। ये 5000 रुपीज क्या आया है हमारा, जल्दी जल्दी बताइए। ये हमारा आया है एन डी पी एफ सी। क्या आया है ये, एन डी पी एफ सी। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है इनटू जी डी पी एम पी में। तो जी डी पी एम पी में कन्वर्ट करने के लिए एन से जी पे जाएंगे तो प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो आप इसमें प्लस कर दो डेप्रिसिएशन जो कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा है 300। साथ में फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो हमें नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना पड़ेगा, तो उसे ऐड कर दो जो कि दे रखा है 400। इन सभी को ऐड कीजिए और आंसर बताइए क्या आ रहा है। तो आंसर आएगा 5000 प्लस 300 प्लस 400 यानी आंसर विल बी 5700। ठीक है, क्या आएगा 5700 रुपए का आंसर आएगा। चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बिल्कुल चल सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो कैलकुलेट जीडीपी एफसी। अब आपसे जीडीपी एफसी पूछा है तो क्या आप जीडीपी एफसी बता सकते हो, बिल्कुल। आपको केवल और केवल 400 रुपए इसमें इंक्लूड नहीं करनी है, क्योंकि ये क्या आया है, देखो जीडीपी एमपी निकल के आया है। एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ, जीडीपी एमपी आपका कितना निकल के आया है 5700। आपको निकालना है जीडीपी एफसी। एमपी से एफसी पे जाने के लिए क्या करना होगा, माइनस करना होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो माइनस करेंगे कितना, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको कितना दे रखा है 400 रुपए का, 400 रुपए माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा बताओ। आंसर विल बी 4700। 400 रुपए माइनस करने 57 है ये। भाई साहब अपनी ही राइटिंग नहीं पहचान पाई मैं, मतलब सब लोग सही ही कहते हैं, मेरी राइटिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। 5300 आंसर विल बी 5300, 27 का डी।
चल सकते हैं आगे। आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 28। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है? RIP। RIP मतलब वो ऊपर वाला RIP नहीं, RIP मतलब रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो रेंट, इंटरेस्ट, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, हाँ यही आता है, और बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, तो सीधा सीधा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लीड्स टू डेड वेट लॉस बिकॉज। हम डेड वेट लॉस का मतलब क्या होता है? जब भी गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन करती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब क्या है कि अमीरों की थाली कर दो खाली और भर दो गरीबों की थाली। मतलब कहीं ना कहीं जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जो अमीर लोग हैं उनसे तो पैसा इकट्ठा करती है, और उस पैसे को इकट्ठा करके किसको दे देती है? गरीब लोगों को दे देती है। दैट इज कॉल्ड द रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, डेड वेट लॉस क्रिएट होता है। लोग कहते हैं हमें कमाई ही क्यों हम, क्योंकि हमें इतना सारा टैक्स तो देना ही है ना। लोग क्या कहते हैं, भैया जितना ज्यादा हम कमाई करेंगे उतना ज्यादा हमें टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, इससे अच्छा तो ये हम कमाई ही ना करें। इससे अच्छा तो क्या है, हम कमाई ही ना करें, क्योंकि हम कमाई नहीं करेंगे तो हमें टैक्स का पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। यानी कि इससे कहीं ना कहीं क्या क्रिएट हो रहा है? इससे क्रिएट हो रहा है डिसइंसेंटिव टू द एंटरप्रेन्योरशिप एंड वर्क। यानी कि लोगों का जो काम करने का मन है अब वो खत्म हो रहा है। लोग कह रहे हैं हमें काम ही नहीं करना चाहिए, डिसइंसेंटिव है बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, बताइए, जितना ज्यादा हम काम करेंगे, जितनी ज्यादा हम कमाई करेंगे, कमाई करने के बाद, काम करने के बाद उतना ही ज्यादा हमें क्या देना पड़ेगा? पेमेंट देना पड़ेगा टैक्स का। तो बताइए इस केस में क्या होगा? इट एक्ट्स एज डिसइंसेंटिव टू एंटरप्रेन्योर एंड वर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ये कहता है कि स्टेटमेंट नंबर 1 दे रखा है कि ड्यूरिंग रिसेशन द गवर्नमेंट इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर और कट डाउन टैक्सेस। रिसेशन के टाइम पे यानी कि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, जब लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? अपने खर्चे को इंक्रीज कर रही है, टैक्सेस को कट डाउन कर रही है। टैक्सेस मतलब जो लोगों के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है उसको तो कम कर रही है, और अपने खुद के खर्चे को गवर्नमेंट बढ़ा रही है। पहला तो ये पॉइंट कहा जा रहा है स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कहा जा रहा है? देखो आपको बताना है सही है या नहीं। तो पहले वाला तो केस सही है भैया, जब भी रिसेशन होता है ना इकोनॉमी में, जब भी पैसा होता नहीं है इकोनॉमी में, तो कहीं ना कहीं क्या किया जाता है? गवर्नमेंट खर्चे को इंक्रीज कर, गवर्नमेंट अपने खर्चे को इंक्रीज कर देती है, टैक्सेस को कम कर देती है। दूसरा पॉइंट कहता है डेफिसिट बजट आर एक्सपेक्टेड टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी वाइल सरप्लस बजट टेंड टू स्लो डाउन द इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि हम कहते हैं एक होता है डेफिसिट बजट और एक होता है हमारा सरप्लस बजट। सरप्लस बजट का मतलब क्या होता है? सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट में क्या अंतर होता है, कोई बताएगा? डेफिसिट बजट आर एक्सपेक्टेड टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हाइल सरप्लस बजट टेंड टू स्लो डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ। सरप्लस बजट का मतलब क्या है? सरप्लस का मतलब है कि इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम। डेफिसिट का मतलब इनकम कम एक्सपेंस ज्यादा। जब गवर्नमेंट कमाएगी कम और खर्च ज्यादा करेगी, कहीं ना कहीं क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो यानी कि स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ये होता है हमारा डेफिसिट बजट में। अगर हम कह रहे हैं गवर्नमेंट कमा ज्यादा कर रही है, खर्च कम कर रही है, तो इट्स कॉल्ड द स्लो डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसमें क्या हम कहेंगे? दोनों ही बातें सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट नंबर 1 भी सही है, 2 भी सही है, तो बोथ आर करेक्ट। 31 पे चलते हैं, 31 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 मेन मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स ऑफ एनी नेशन। हम कहते हैं किसी भी नेशन के 3 मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स होते हैं। कौन कौन से 3 मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स होते हैं? बताओ बताओ कौन कौन से हम कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 मेन मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स। इनमें से क्या मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स में 3 मेन मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स में नहीं है? तो हम कहते हैं कहीं ना कहीं प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट कैसा होना चाहिए? हाई। तो हाई एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? लोगों के हाथ में नौकरी होनी चाहिए। लोगों के हाथ में नौकरी होगी, लोग पैसा कमाएंगे, तो इकोनॉमिक ग्रो करेगी, और इकोनॉमिक ग्रो करेगी कहीं ना कहीं प्राइस स्टेबिलिटी भी आएगी। यानी कि हम कह रहे हैं इनमें से कौन सा आपको ऐसा नेशन का गोल नहीं नजर आ रहा? तो वो है हमारा 31 का ये यूनिवर्सल एजुकेशन टू ऑल। क्या हम ये कह रहे हैं कि सभी बच्चों को यूनिवर्सल एजुकेशन देनी है? भाई देनी तो चाहिए, बट दिस इज नॉट द मेन मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स। ठीक है, चलिए क्या हम चल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे? बिल्कुल चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है स्टैगफ्लेशन
इज स्टैगफ्लेशन इज इंक्रीज टैक्सेस लीडिंग टू रिड्यूस डिस्पोजेबल इनकम। क्या स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि हम टैक्सेस को इंक्रीज कर रहे हैं, डिस्पोजेबल इनकम को कम कर रहे हैं, या स्टैगफ्लेशन एक ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन होती है जहां पे इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट साइड बाय साइड, यानी कि इन्फ्लेशन भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई और साथ में बेरोजगारी भी बढ़ती रह रही है साइड बाय साइड। क्या स्टैगफ्लेशन ऐसा हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि इकोनॉमिक सिचुएशन होती है? बिल्कुल। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी ही इकोनॉमिक सिचुएशन होती है जहां पे इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट साइड बाय साइड चलते हैं। ठीक है, थर्ड और फोर्थ पढ़ लेते हैं। इजी ट्रांसमिशन ऑफ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री, दैट इज कॉल्ड द बिजनेस साइकिल में हम कहते हैं ना कॉन्टेजियस इन नेचर। और इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, क्या स्टैगफ्लेशन से इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टेबिलिटी आती है? बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जीडीपी इज अ, जीडीपी क्या है बताइए, आपको ये बताना है जीडीपी इज अ, क्या है जीडीपी? क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है क्या जीडीपी इज अ प्रोडक्शन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम। प्रोडक्शन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम यानी कि जितना प्रोडक्शन करोगे उतना टैक्स लगेगा। तो देखो, अगर आपने को पता हो ना कि जो प्रोडक्शन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम होता है वो होता है हमारा एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी लगती है प्रोडक्शन के ऊपर, जितना प्रोडक्शन उतना टैक्स। ठीक है, वो एक्साइज ड्यूटी होती है। तो जीडीपी इज नॉट अ प्रोडक्शन बेस्ड सिस्टम। इनकम बेस्ड सिस्टम है क्या? इनकम बेस्ड सिस्टम इज अ इनकम टैक्स। आ रही ना बात समझ, जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। ठीक है, अगला कहता है टर्नओवर बेस्ड है क्या? बिल्कुल भी टर्नओवर बेस्ड नहीं है टैक्सेशन। कंजम्पशन बेस्ड है क्या हमारा जीडीपी? तो बताइए, हम कहते हैं हाँ कंजम्पशन बेस्ड है। अब आप कहोगे कंजम्पशन बेस्ड कैसे, हमें नहीं समझ में आ रहा, तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। जब भी आप किसी भी गुड्स को कंज्यूम करते हो तो कंजम्पशन से पहले आपको जीडीपी उसके ऊपर भरना पड़ता है। जैसे कि अगर आप क्या कर रहे हो, एक बिस्किट का पैकेट खरीद के लेके आते हो किसी भी शॉप से, तो शॉपकीपर आपसे ये नहीं कहेगा कि 5 रुपीज वाला ये जो बिस्किट का पैकेट है उसमें 4 रुपए का बिस्किट है, 1 रुपए का टैक्स है। पर फिर भी अगर आपको उस बिस्किट को कंज्यूम करना है तो आपको पूरे 5 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि 4 रुपए बिस्किट के भी देने पड़ेंगे, 1 रुपए टैक्स के भी देने पड़ेंगे। और कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि जीडीपी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। इसका बेनिफिट जो टैक्स की आईटीसी होती है वो भी उस स्टेट को मिलती है जहां पे कंजम्पशन हुआ होता है, यानी डेस्टिनेशन स्टेट को मिलती है। अब आप कहोगे ये क्या बोल रहा है, डेस्टिनेशन वगैरह, ये सारी ही चीजें आप पढ़ेंगे सीए इंटरमीडिएट की टैक्सेशन में, जीएसटी में। आ रही बात समझ में, सब कुछ पढ़ोगे आप। तो अभी के लिए आप क्या याद रखोगे, जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। अब आपको बताना है कि विच इक्वेशन accurately represent the expanded version of the equation of the exchange। ये मनी की इक्वेशन दे रखी है, mv इक्वल्स टू pt दे रखा था ना, तो हम कहते हैं mv प्लस m डैश v डैश इक्वल्स टू pt, ऐसा होना चाहिए। आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पे है ना, आपको इनमें से कोई भी सही नहीं लगेगी, सारी ही गलत है, सारी ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्होंने दिक्कत कर दी। यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्होंने क्या कर दी, दिक्कत। और दिक्कत पता है यहाँ पे इन्होंने क्या करी है, मैं बताती हूँ आप लोगों को। एम पी इक्वल्स टू पी तो होगा ही नहीं, क्योंकि पी टी होता है प्राइस के साथ, उसका ट्रांजेक्शन भी होते हैं, प्राइस के साथ ट्रांजेक्शन भी होते हैं, तो हम कह रहे हैं भाई ये दोनों तो होंगी नहीं। अब पी टी एम भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा इक्वल्स टू का साइन मिसिंग है, इसी वजह से ये लोग क्या है गलत। यहाँ पे होना चाहिए था आपका पी टी इक्वल्स टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश, सॉरी एम डैश वी डैश, ऐसा होना चाहिए था। क्या आपको कुछ ऐसी सिचुएशन कहीं भी नजर आ रही है? तो आपको देखो यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि पीटी के साथ अगर हम यहाँ पे इक्वल लगा देते तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाता, सही। ठीक है, इसी वजह से हम ऑप्शन नंबर सी मानना हो मान लेना, आपका पेपर में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आना, तो आप इस तरीके से सोचोगे इसको कि मतलब एम बी प्लस एम डैश वी डैश इक्वल्स टू पी टी ही होता है। आ रही है बात समझ में? चल सकते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की कहता है, आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि 50 तक क्वेश्चन रखें, और 50 क्वेश्चंस के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, बाकी के 50 क्वेश्चंस क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, आज क्या करेंगे, 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे, फिर इसके बाद हम फिर 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी कैन बी क्लोजली लिंक्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या होता है, क्या कोई बता सकता है? तो देखिए, स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी का मतलब होता है, देखो सबसे पहले हमने देखा था ट्रांजैक्शनरी डिमांड फॉर मनी। ट्रांजैक्शनरी डिमांड फॉर मनी में हम कहते हैं कि किसी भी पर्सन को पैसा चाहिए रहता है ट्रांजेक्शन्स के लिए।
ट्रांजेक्शन्स के लिए यानी कि खर्चा करने के लिए, तो बिल्कुल ठीक था। दूसरा था प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। प्रिकॉशनरी डिमांड में हम कहते हैं कि जब मैं एक लिमिट से ज़्यादा पैसा कमाती हूँ ना, तो मैं कुछ पैसा अपने पास रखती हूँ प्रिकॉशन के लिए। प्रिकॉशन इन द सेंस मैं कहूँगी कि अगर सपोज दैट कभी भी मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मुझे फीवर आ जाता है या कुछ भी कोई दिक्कत हो जाती है, तो उसके लिए भी तो कहीं ना कहीं अगर मुझे डॉक्टर के पास जाना है तो मुझे रुपये होने चाहिए मेरे पास, तो उसके लिए भी क्या करती हूँ, कुछ रुपये अपने हाथ में रख लेती हूँ। दिस इज कॉल्ड द प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। नेक्स्ट इज द हमारा स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कहती है कि भाई मैंने ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए पैसा अपने हाथ में रख लिया, प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए पैसा अपने हाथ में रख लिया, अब भी मेरे पास पैसे बचे हैं। तो अब आजकल आपको पता हो कि सारे के सारे लोग ज़्यादातर अपना पैसा कहाँ लगाते हैं, सारे के सारे लोग ज़्यादातर अपना पैसा करंट डेट पे, करंट सिचुएशन में कहाँ लगाते हैं, इन द स्टॉक मार्केट। अगर आपको पता हो तो स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों लगाया जाता है, ताकि पैसे से पैसा कमाया जा सके, ताकि क्या करा जा सके, पैसे से पैसा कमाया जा सके। तो कहीं ना कहीं स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज क्लोजली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। क्या अनफोर्सीन और अनप्रिडिक्टेबल कंटिजेंसी के लिए हम स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कह रहे हैं? नहीं, क्योंकि ये तो हो गया हमारा प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। ये क्या हो गया हमारा? प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। करंट ट्रांजेक्शन फॉर बिजनेस एक्सचेंज, ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शनरी डिमांड फॉर मनी। मिसमैच बिटवीन द रिसिप्ट्स ऑफ सैलरी एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ये भी प्रिकॉशन हो गया। भाई साहब हम कह रहे हैं सैलरी मिल रही है, सपोज दैट करंट मंथ की सैलरी मुझे मिल रही है अगले महीने, तो इस महीने खर्चा चलाने के लिए मैं क्या करूंगी, तो इस महीने जो मैंने प्रिकॉशन के लिए तौर पे पैसे बचा के रखे हैं उनका यूज कर लूंगी। और नेक्स्ट इज कॉल्ड द अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर मुझे नजर आ रहा है बाजार में बहुत सारे ऐसे शेयर है जिनमें मैं अगर मैं आज पैसा लगाऊंगी, क्योंकि आज क्या है, वॉर की वजह से या किसी भी सिचुएशन की वजह से मार्केट काफी डाउन चल रही है, काफी ज्यादा आपको दिखेगा मार्केट में क्या चल रहा है, रिसेशन कह सकते हो, डाउन चल रही है मार्केट, या फिर आप कह सकते हो मार्केट क्रैश हो गई है। तो एक क्रैश वाला टाइम जो होता है ना, बेस्ट टाइम होता है किसी भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए। तो हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, ऐसा कोई भी पर्सन सोचेगा, ऐसा कोई भी पर्सन क्या करेगा, सोचेगा। तो इस केस में हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। क्या होगा? दिस इज कॉल्ड द अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो मैं कहूंगी मेरे पास अगर पैसे होंगे तभी तो मैं पैसे लगा पाऊंगी, तो इसी वजह से मैं प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी में पैसा बचाती हूँ, पैसे से पैसा कमाने के लिए। चल सकते हैं आगे, चलिए। Which of the following is not a channel of monetary policy transmission? इनमें से क्या मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का चैनल नहीं है? एक एक्सचेंज रेट चैनल होता है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट चैनल होता है, कैश फ्लो चैनल होता है, बिल्कुल होता है। तो कौन सा नहीं होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन इज नॉट अ चैनल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। ठीक है, चैनल केवल 3 ही होते हैं। एक होता है हमारा इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट चैनल, एक होता है एक्सचेंज रेट चैनल, और एक होता है हमारा कैश फ्लो चैनल। ठीक है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन इज नॉट द चैनल। नेक्स्ट इज टॉबिन इन हिज थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन फ्रेम द रिलेशनशिप बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम कहते हैं था हमारा टॉबिन्स। टॉबिन्स ने किसके बारे में बात की थी? लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन के बारे में बात की थी। तो उसने किस चीज के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में बात की थी? तो टॉबिन्स ने कहा था भैया मनी को अगर आप होल्ड करके रख रहे हो ना, तो मनी की होती है अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कैसे होती है मनी की अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? पैसा अगर अपने हाथ में रख रहे हो, इसका मतलब आप पैसे को बैंक में नहीं रख रहे हो। अगर आप पैसे को बैंक में नहीं रख रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं पैसा आप अपने हाथ में रख रहे हो, बैंक में नहीं रख रहे हो। और अगर आप पैसे को बैंक में नहीं रख रहे हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी जो थी आपके पास पैसे से पैसा कमाने की, उस अपॉर्चुनिटी का आप लाभ नहीं उठा रहे हो। तो कहीं ना कहीं हम क्या कहेंगे कि टॉबिन्स कहता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन में फ्रेम द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट एंड द डिमांड फॉर मनी। जो डिमांड फॉर मनी है और जो इंटरेस्ट है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप किसके बारे में बात होती है? टॉबिन्स कहता है यही बात करते हैं हमारे लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन में। ठीक है, 38 वाले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 38 किसके बारे में बात करता है? गिवन द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो इज 8%, 12.5% फॉर एवरी 1 लाख डिपॉजिटेड इन द बैंकिंग सिस्टम। कंप्यूट द क्रेडिट मल्टीप्लायर। आपको क्या कैलकुलेट करना है? क्रेडिट मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना है। देखो आपको क्या दे रखा है? रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो दे रखा है। रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो 8% का दे रखा है और एक रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो दे रखा है आपको 12.5% का। आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? आप लोगों को क्रेडिट मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाएगा क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो देखिए, जब भी हमें क्रेडिट मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना होता है तो हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? देखो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई आर। क्या होगा फॉर्मूला? 1 डिवाइड बाई आर। तो हम इस वाले केस में क्या करेंगे? हम करेंगे 1 डिवाइड बाई आर।
इधर हमारा क्या होगा 1 डिवाइड बाई आर मतलब रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। तो इस केस में क्या होगा देखो, पहले वाले केस में 1 डिवाइड बाई 8% करेंगे और दूसरे वाले केस में हम करेंगे, ये है हमारा केस नंबर 1। और केस नंबर 2 में हम क्या करेंगे, केस नंबर 2 में हम करेंगे 1 डिवाइड बाई 12.5%। तो ये कितना आएगा देखो, 1 डिवाइड बाई 8 करोगे आप तो आएगा 1 डिवाइड बाई 8%, दिस कम 12.5। और ये कितना आएगा, ठीक है, और ये आएगा हमारा, ये आएगा 8, उल्टा आ गया ना। तो 8 का तो है 12.5 और इसका है 8, तो ये हो जाएगा 38 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चल सकते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर? बिल्कुल चल सकते हैं। अब आएगा 39। बस 11 क्वेश्चन और करेंगे, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है देखो, और जबकि 11 क्वेश्चन होने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इनमें से क्या इंटरनेशनल ट्रेड का बेनिफिट नहीं है? क्या इंटरनेशनल ट्रेड प्रोवाइड करता है ग्रेटर स्टिमुलस टू इनोवेटिव सर्विसेज? हाँ, इनोवेटिव सर्विसेज, इनोवेशन आती है ना इंटरनेशनल ट्रेड से, बिल्कुल आती है। ट्रेड पॉलिसी प्रोवाइड्स एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड न्यू मटेरियल। न्यू मार्केट न्यू मटेरियल से क्या हमें क्या प्रोवाइड होती है? ट्रेड प्रोवाइड एक्सेस टू, हाँ इंटरनेशनल ट्रेड करोगे तो नई मार्केट मिलेगी, नए मटेरियल्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। अंडर प्रिविलेज कंट्री विल बी लेस वनरेबल टू एक्सप्लॉयटेशन बाय द कॉर्पोरेशंस ऑपरेटिंग ग्लोबली। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अंडर प्रिविलेज्ड, किसके बारे में बात करें? कंट्रीज। तो इसमें कह रखा है लेस वनरेबल, बल्कि ये गलत है। तो हम कह रहे हैं कि अंडर प्रिविलेज कंट्री विल बी लेस वनरेबल टू एक्सप्लॉयटेशन, दिस इज नॉट द बेनिफिट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। तो आंसर सी ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉलिसीज इंस्ट्रूमेंट, कोटाज एंड टैरिफ। तो हम कहते हैं टैरिफ रेट कोटाज। तो यानी कि देखो टैरिफ और कोटा में डिफरेंस क्या होता है? कोटा का मतलब होता है क्वांटिटी पर रिस्ट्रिक्शन लगाना, टैरिफ का मतलब क्या होता है? परसेंटेज वगैरह अप्लाई करना। टैरिफ रेट कोटा मतलब क्वांटिटी पर रिस्ट्रिक्शन है, टैरिफ भी लगाया, टैरिफ रेट कोटाज। अब अगला क्वेश्चन, ये तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इंटरनेशनल ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टेक्निकल मीजर विद नॉन टैरिफ मीजर। टेक्निकल और नॉन टैरिफ यानी टीबीटी और एसपीएस, ये ऐसा कुछ था ना। चलो तो देखते हैं 41 का आंसर क्या होगा। 41 में हम कहते हैं कस्टम फॉर्मेलिटीज, शिपिंग रिक्वायरमेंट, प्रोडक्शन प्रोसेस, ट्रेड रिलेटेड फाइनेंस। ये किसके बारे में बात करें? नॉन टैरिफ। तो नॉन टैरिफ तो कोई बात नहीं, बाद में साथ साथ में बात करें टेक्निकल मीजर्स के बारे में, टेक्निकलिटी के बारे में, तो कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टेक्निकल मीजर, प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन की प्रोसेस ऐसी ही होनी चाहिए, इसी तरीके से आप इस पर्टिकुलर गुड से क्या करोगे? प्रोडक्शन करोगे। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है देखो, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है हमसे कि कैलकुलेट द नॉमिनल एक्सचेंज रेट कंसीडरिंग द फॉलोइंग डेटा। रियल एक्सचेंज रेट दे रखा है, प्राइस इंडेक्स दे रखा है, फॉरेन प्राइस इंडेक्स दे रखा है 70। देखो इसको है ना ऐसे रख लेते हैं, कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 42। एक सेकेंड, फॉरेन प्राइस इंडेक्स दे रखा है, डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स दे रखा है। रियल एक्सचेंज रेट दे रखा है, हमें क्या निकालना है? नॉमिनल एक्सचेंज रेट। तो हम इसे ऐसे करेंगे, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड। देखिए तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, चलिए इसको करने के लिए देखिए जनरली आपकी बुक में जो आपको एग्जाम वो दे रखा होगा, फॉर्मूला वो दे रखा होगा, रियल एक्सचेंज, एक सेकेंड, आपको दे रखा होगा रियल एक्सचेंज रेट इक्वल्स टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई बाय डोमेस्टिक प्राइस डिवाइड बाय फॉरेन प्राइस। यही दे रखा होगा आपको। रियल एक्सचेंज रेट कितना दे रखा है? 25 इक्वल्स टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट को मानो x मल्टीप्लाई बाय डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स कितना दे रखा है? एक 14070 और ये दे रखा है 70। अब देखो क्या करोगे, ठीक है, एक सेकेंड, ये आ रहा है हमारा 1243। अच्छा एक सेकेंड, अब इसमें मल्टीप्लाई 100 भी तो करना होगा, ठीक है। तो ये आंसर कैसे आएगा? देखो ये आंसर आएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइड बाय आप करोगे 14070। आपको जनरली इसमें क्या देखने को मिलेगा, या तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है, या तो ये x जो आ रहा है ना कितना आ रहा है 25 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइड आप करोगे 14070 से, ये आ रहा है आपका 0.12437। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आंसर क्या आएगा देखो,
आंसर आएगा 12.44 यानी कि 12.45, कुछ ऐसे कर सकते हो आप इसे 12.5। ठीक है, चल सकते हैं आगे। अब हम चलते हैं किसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 43 हमसे क्या कहता है, देखो, Which initiative of Niti Aayog is a one-stop destination for all information on electronic vehicles? अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या है नीति आयोग का, तो हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड द ई अमृत। ई अमृत पे जाके आप क्या कर सकते हो, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन को ले सकते हो। नेक्स्ट इज मेक इन इंडिया 2.0 फोकसेस ऑन, जो मेकिंग इंडिया 2.4 है 2.0 है वो किस पे फोकस करता है बताइए, फोकस करता है 15 मैन्युफैक्चरिंग और 12 सर्विस सेक्टर के ऊपर, 15 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर और 12 सर्विस सेक्टर के ऊपर फोकस करता है मेकिंग इंडिया 2.0। ठीक है, इनिशिएटिव। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज इंक्लूडेड इन द 8 कोर सेक्टर असिस्टेड बाय इंडेक्स ऑफ फार्मास्यूटिकल, इंडेक्स ऑफ फार्मास्यूटिकल IIP, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, कोल या फिर हम क्या कह रहे हैं टूरिज्म, तो इसमें आएगा आंसर कोल। तो ये जो कोल है ना, कोल इंडस्ट्रीज इंक्लूडेड इन द 8 कोर सेक्टर असेस्ड बाय IIP। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है व्हाट डज अ ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, एक होता है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, एक होता है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड का मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट करना, कुछ नया स्टार्ट करना। ब्राउन फील्ड का मतलब होता है कि जो कुछ ओरिजिनल काम चल रहा है उसके ऊपर कुछ एडिशन करना। तो डेवलपिंग एंटायरली न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या एंटायरली हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, नहीं। यूटिलाइजिंग एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं यूटिलाइज करते हुए चलते हैं। आ रही बात समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच सेक्टर अकाउंट्स फॉर लार्जेस्ट रिसिपेंट ऑफ FDI इनफ्लो इन इंडिया, इनमें से ऐसा कौन सा सेक्टर है जो कि लार्जेस्ट FDI रिसिपेंट है इन इंडिया। इंडिया में लार्जेस्ट FDI रिसिपेंट बताइए क्या है, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर। तो आप देखोगे यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा FDI आती है। किसमें आती है, सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा FDI आती है इनफ्लो इन इंडिया। ठीक है, चल सकते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेजर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द 1980 में हम कह रहे हैं कौन सा ऐसा मेजर रिफॉर्म था, वाज नॉट अ मेजर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन 1980। 1980 में कौन सा मेजर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, इंडस्ट्रियल डीलाइसेंसिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ सेबी, करेंसी डिमोनेटाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मोडवेट। बताइए क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, तो करेंसी डिमोनेटाइजेशन किसमें 1980s में नहीं हुआ था। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, इनमें से क्या नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या है बताओ, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होता है कि व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, और एक होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट व्हाट इज, क्या है। तो नॉर्मेटिव और पॉजिटिव दोनों में ही डिफरेंस क्या है, व्हाट ऑट टू बी और क्या होना क्या है। तो बताइए क्या होगा, जहां पे भी शुड आ जाता है ना तो वही होगा हमारा नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। तो कहाँ आएगा यहाँ पे शुड, देखिए पॉइंट नंबर डी में दिखाई दे रहा है गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सभी को हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं किसके ऊपर, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होगी, इनमें से सोशलिस्ट क्या होगी, मिक्स्ड क्या होगी। तो कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, कमांड इकोनॉमी कौन सी होगी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कहाँ होगी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। और कहीं ना कहीं मिक्स्ड इकोनॉमी, एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिस्क टेकिंग। अब आपको देखो ये बी और सी दोनों ही कैपिटलिस्ट के लग रहे होंगे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, सेकंड वाले का ए होना चाहिए। सेकंड वाले का ए कहाँ है, देखो सेकंड वाले का ए यहाँ पे नहीं है, सेकंड वाले का ए है आपका सी में। सेकंड वाले का ए, थर्ड वाले का सी, फर्स्ट वाले का बी। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। क्या देखा है, फर्स्ट वाले का आ रहा होगा बी, आपका आ रहा होगा मतलब BAC, बिल्कुल करेक्ट है आंसर। क्या हम चल सकते हैं आगे, आई थिंक हमें अब लेक्चर को यहीं पे रोकना चाहिए। क्वेश्चन 50 तक हो चुके हैं, पहले आप क्वेश्चन नंबर 50 तक कीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस पे क्या करेंगे, फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। आगे का आपको कर लीजिएगा रिवाइज करके, फिर उसके बाद आगे बैठिएगा। यानी कि माइक्रो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, काफी सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, देखते हैं अब आगे क्या आता है, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।